हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि मैं बायोमोलिकुल्स का जो चैप्टर 9 है एनसीईआरटी क्लास 11 का, उसका मैं 5 पार्ट बना करके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मैं अपने डाल चुका हूं। ये उसका छठा पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। और बायोमोलिकुल चैप्टर चूँकि बड़ा सा चैप्टर है और एक बार में वीडियो बनाते तो वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा चला जाता है, जिसको देखना मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने उसको पार्ट वाइज बना दिया है। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है, एक पार्ट और डालेंगे, आपका बायोमोलिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखिए, समझिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं कि पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज इस पार्ट 6 में हम देखेंगे, जैसे कि पार्ट 5 में हमने एंजाइम पढ़ चुका था। अब देखेंगे एंजाइम, हमने जो पार्ट 5 में एंजाइम पढ़ा था, एंजाइम में हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम किसी रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, उसे गति को बढ़ा देता है। अब सवाल है कैसे बढ़ाता है, यानी एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन यहाँ छूट गया है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इस बात को चलिए अब हम देखते हैं। फिर देखेंगे एंजाइम एक्शन का नेचर क्या है, एंजाइम एक्शन, एंजाइम जो है एक्शन करता कैसे है, इसको देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कि इस एंजाइम एक्टिविटी जो कि एंजाइम कैटालिसिस है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसके एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, यानी इसके एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो अगर बात करें मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं रिएक्शंस को। ये एक सबस्ट्रेट है, तो जब सबस्ट्रेट स्टार्ट करते हैं, इस पर एंजाइम डालते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस है। अब इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट आते हैं, चलिए उसे समझते हैं। एंजाइम पर जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी को टीएस कहते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो हाई एनर्जी स्टेट का होता है। ठीक है, और जो कि ट्रांजिएंटली बनता है, बहुत जल्दी अनस्टेबल होता है, टूट भी जाता है बाद में ये। तो जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, यहाँ पे क्या हुआ, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। किसमें, सबस्ट्रेट में पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद से ये एक और बनाया कॉम्प्लेक्स, उसको कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फाइनली एंजाइम टूट करके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा और प्रोडक्ट आपको बन के निकल जाएगा। ये पूरी एक कहानी चलते रहती है। दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि कैसे एंजाइम सबसे रिएक्शंस किया, कौन कौन सा इंटरमीडिएट बना, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए इस एंजाइम के एक्शन को हम इस ग्राफ से समझते हैं। तो वाई एक्सिस पर रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन का प्रोग्रेस चल रहा है, यानी सबस्ट्रेट कहाँ कहाँ कौन सा इंटरमीडिएट बनाया, कहाँ तक पहुंचा है। चलिए समझते हैं इसको। यहाँ सबस्ट्रेट मैंने लिया, अगर सबस्ट्रेट में एंजाइम नहीं डालता तो सबस्ट्रेट इस पाथवे को फॉलो करता है, फॉलो करते हुए इस प्रोडक्ट को बना लेता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो सबस्ट्रेट यहाँ था, प्रोडक्ट यहाँ जाके बना। ठीक है, और सबस्ट्रेट को इस पाथवे को फॉलो करना है। ये पाथवे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पाथवे है, यानी हमें ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना है। और ये ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं कि एनर्जी स्केल में काफ़ी ऊपर है, यानी यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो इतने हाइट को चढ़ना है। इस हाइट को चढ़ने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए। तो जितनी एनर्जी चाहिए इस हाइट को चढ़ने के लिए सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में, इसी एनर्जी को कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, जो बिना एंजाइम का होता है। ठीक है, जैसे हमने एंजाइम डाला, ट्रांजिशन स्टेट तो बना ही था, इससे अब ट्रांजिशन स्टेट बना था। अब सवाल ये है कि ये जो एनर्जी चाहिए इस हाइट को कवर करने के लिए, ये एनर्जी कहाँ से लाए, बाहर से देने की जरूरत है नहीं, बाहर से एनर्जी हम नहीं देते, तो एनर्जी कहाँ से आएगा। होता क्या है कि आप देख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, जैसी एंजाइम को दिया सबस्ट्रेट पर, ये टीएस बनाया, जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया, इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रही है और बॉन्ड बन रही है। आपको पता है कि बॉन्ड टूटने से बनने से एनर्जी रिलीज होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में जब बॉन्ड टूटा और बना, उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। जब ये एनर्जी रिलीज होगा तो इसी रिलीज एनर्जी को यूज करके हमने क्या किया,
अब हम दूसरा पाथवे चला दिया, अब इस पाथवे पे चलना शुरू हो गया क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ। ये दिख रहा है, ये यहाँ से हम यहाँ आए हैं, तो ये जो एनर्जी रिलीज है इसी एनर्जी को रिलीज करके हमने एक नए पाथवे पे पहुंच गया, ये पाथवे पे आ गया। अब अभी भी सबस्ट्रेट और पाथवे के बीच में इतना एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जाना है तो इसके लिए सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करना पड़ता है, इसको एनर्जी देते हैं ताकि ये पहुंच जाए यहाँ। बट इस कर्व को पहुंचना अब आसान हो गया है, पहले ये कर्व था जो मुश्किल हो रहा था जाने के लिए। ठीक है, पहुंच गया, तो जब जैसे ये पहुंचा तो क्या हुआ, यहाँ पर टीएस स्टेट बना, तुरंत ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या समझा कि एंजाइम करता क्या है कि सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट में बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होता है। उस रिलीज एनर्जी को यूज करके इस हाइट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, उस रिलीज एनर्जी को यूज करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम डाउन कर देते हैं। जैसे ये डाउन होता है रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो जाता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, वही बात मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ मैंने एक ही ट्रांजिशन स्टेट दिखाया है, यहाँ बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट हो सकते हैं और सभी के सभी ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा इसका ऊर्जा कम करोगे ट्रांजिशन स्टेट उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होता चला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये प्रोडक्ट नीचे है एनर्जी स्केल में, यहाँ एनर्जी कम है, ये सबस्ट्रेट एनर्जी स्केल में ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी और सबस्ट्रेट की एनर्जी से माइनस करते हैं तो इसको कहते हैं गिब्स एनर्जी। अगर इतना नेगेटिव हो जाए क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। ये रिएक्शन स्वतः फॉरवर्ड डायरेक्शन ही मूव करेगा, प्रोडक्ट ही बनाएगा। लेकिन कोई ऐसा पाथवे बन जाए, मैं यहाँ एक और पाथवे दिखाता हूँ, इसी को दिखाता हूँ। सबस्ट्रेट यहाँ था, ऊपर चला, अब प्रोडक्ट यहीं बन गया, ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है। तो देखिए इसके बीच में गैप दिख रहा है, ये एनर्जी गैप है। प्रोडक्ट एनर्जी स्केल में ज़्यादा है, सबस्ट्रेट एनर्जी स्केल में कम है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट से तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी भी बताया था पिछले क्लास में कि एनर्जी जरूरत होती है काम करने के लिए। तो जैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने में दिक्कत करेगा, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी। और तीसरा चीज़ है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाले, तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इस ग्राउंड स्टेट से कितना है और इस सबस्ट्रेट की एनर्जी कितना है, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक चीज़ बता दें आपको, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इस बात को एंजाइम ऑल्टर नहीं करता है। एंजाइम को मतलब ही नहीं है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। एंजाइम का क्या मतलब है कि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करना है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करना है। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गया और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है तो अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेचर, एंजाइम एक्शन करता कैसे है, यानी एंजाइम कौन कौन सा इंटरमीडिएट बनाता है। चलिए, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम निकल गया, प्रोडक्ट बन के निकल गया बाहर। अगर हम कैटालिटिक साइकिल देखें कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बनाने तक, कौन कौन सा स्टेप यूटिलाइज करता है। सबसे पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, फिर इसमें इंड्यूस फिट मैकेनिज्म आएगा। एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड करते हैं तो उस बाइंडिंग के लिए, उस बाइंडिंग को कैसे समझा जाए, उसके लिए मॉडल दिया गया है, इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की हाइपोथेसिस मॉडल। इस पर एक क्लास ले लेंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग। इंड्यूस फिट हो गया, उसके हम क्या होगा, जैसे ही इंड्यूस फिट होगा क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट और ज़्यादा स्ट्रांगली फिट हो गया, उससे एक्टिव साइट काफ़ी क्लोज आया सबस्ट्रेट का, तब क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बना, तब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड टूटा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बना, लास्ट में एंजाइम प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होकर के बाहर निकले। तो ये एक कैटालिटिक साइकिल है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, यानी एक्टिविटी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यहाँ मैंने लिया है टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स। ये सभी काम क्या करते हैं, ये सभी लोग
एक ऑप्टिमम पॉइंट पर एक्टिविटी एंजाइम की हाई कर देते हैं और ऑप्टिमम पॉइंट से नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देंगे, कम हो जाएगा। कारण अगर ऑप्टिमम से नीचे जा रहे हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिमम से ऊपर जा रहे तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑप्टिमम पर है तो एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं कि पीएच एंड टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है, एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस पीएच एंड वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एंजाइम एक्टिविटी और पीएच के अगेंस्ट में, तो ये ग्राफ ऐसे बेल शेप, इन्वर्टेड बेल, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, सीधा है, ये बेल शेप कर्व बन गया, यानी यहाँ और यहाँ एक्टिविटी काफ़ी कम रहेगा और ये ऑप्टिमम, दिस इज ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम है, यहाँ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और ये बिलो ऑप्टिमम तो एक्टिविटी कम होगा, ये बियॉन्ड है तब भी एक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर की बात करें, यह भी आपका क्या है, एक बेल शेप कर्व बना रहा है, यानी बिलो ऑप्टिमम और बियॉन्ड ऑप्टिमम एक्टिविटी लॉस हो रही है, ये ऑप्टिमम है जहाँ पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। हमने फिर अगेन ग्राफ से समझेंगे इसको। हमने वेलोसिटी, रिएक्शन का वेलोसिटी लिया और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया। ये कर्व है, हाइपरबोला कर्व है, आपको पता है। देखिए ये होता है पैराबोला कर्व, ये होता है हाइपरबोला कर्व। एक और कर्व आपने देखा होगा जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइडल। ये सिग्मोइडल है, ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है। बेसिक मैथमेटिक्स है, थोड़ा पता होना चाहिए बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी। चलिए इस ग्राफ से समझते हैं कि क्या दिखा रहा है। होता क्या है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, बट एंजाइम का जो मॉलिक्यूल्स है वह फिक्स्ड है। मान लीजिए 5 मोलर एंजाइम्स है और क्या है 10 मोलर सबस्ट्रेट है, ठीक है। चलिए समझते हैं कर्व को। शुरू में जब स्टार्ट करेंगे तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम रहेगा, एंजाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। शुरू में ज़्यादा रहेगा, सबस्ट्रेट कम ही रहेगा। जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ेगा तो देख रहे होंगे इनिशियली देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ते जा रही है। अब जैसे एक पॉइंट के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी कवर कर चुका है। एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी कवर कर चुका है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी पे एंजाइम अपने पूरी एक्टिविटी को दिखा देता। अब इस हाफ वेलोसिटी पे एंजाइम अपने हाफ एक्टिविटी को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम 5 मोलर था ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2.5 मोलर एंजाइम कंज्यूम हो चुका है। एंजाइम में होता है एक्टिव साइट, इसका 2.5 मोलर एक्टिव साइट कंज्यूम हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ से आगे जाना शुरू किए, अब कर्व आपका डाउन हो रहा है। एक पॉइंट के बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब क्या होगा कि टोटल 5 मोलर एक्टिव साइट जो एंजाइम पर था ये टोटल कंज्यूम कर गया। 5 मोलर एक्टिव साइट के लिए 5 मोलर सबस्ट्रेट आया, इसके एक्टिव साइट को भर दिया, अब ये कंज्यूम हो गया। अब इससे ज़्यादा कर्व आगे और बढ़ेंगे, कर्व एकदम फ्लैट हो जाएगा। मतलब अब एक्टिविटी एंजाइम की नहीं बढ़ेगी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम पर मात्र 5 मोलर एक्टिव साइट था, सारे एक्टिव साइट कंज्यूम हो चुके हैं। अब और एक्टिव साइट खाली नहीं है कि जहाँ पर जाके सबस्ट्रेट बाइंड करे और उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करे। तो आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को आप समझ पाए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनहिबिटर्स का। इनहिबिटर्स करता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ एंजाइम का एक मैं छोटा सा कार्टून स्ट्रक्चर बनाता हूँ एंजाइम का। जाइए, आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ ये देखिए, इसको मान लीजिए एक्टिव साइट है, इसको मान लीजिए एलोस्टेरिक साइट है। तो जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं उसी मॉड्यूलेटर्स में इफेक्टर्स भी होते हैं, सॉरी
एक्टिवेटर्स भी होते हैं और इनहिबिटर्स भी होते हैं। हम इनहिबिटर्स की बात करें तो ये इनहिबिटर्स इस एलोस्टेरिक साइट के साथ ही बाइंड कर सकता है और ये इनहिबिटर्स इस एक्टिव साइट के साथ भी बाइंड कर सकता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इनहिबिटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पर क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मान लेते हैं कि इस एंजाइम, ये एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट यहाँ है, इसका सबस्ट्रेट का शेप ऐसे है और ये इनहिबिटर्स है, इसका भी शेप मोर और लेस ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि इनहिबिटर्स का ये शेप है और सबस्ट्रेट का ये शेप है, तो इनहिबिटर्स का शेप यानी स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है। इसी कारण से इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट दोनों लोग इस एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। इसी कंपटीशन में क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स इनहिबिटर से बाइंड कर जाएंगे। मान लेते हैं कि 10 मोलर एंजाइम्स था, तो 10 मोलर एंजाइम में से 5 मोलर एंजाइम क्या हुआ, 5 मोलर इनहिबिटर से बाइंड कर गया। तो जैसे ही 5 मोलर एंजाइम 5 मोलर इनहिबिटर से बाइंड करेंगे तो इससे प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। अब मात्र बचा 5 मोलर, यही 5 मोलर सबस्ट्रेट से रिएक्शंस करेंगे तो क्या हुआ, 5 मोलर प्रोडक्ट बन गया। तो बनना चाहिए था 10 मोलर प्रोडक्ट, बना कितना, 5 मोलर। तो एक्टिविटी लो हो गया कि नहीं हो गया? एकदम एक्टिविटी लो हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के साथ मैलोनेट प्लस सक्सिनेट। मैलोनेट सक्सिनेट का स्ट्रक्चर मोर सेम होता है। ये दोनों सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए compete करेंगे। इसी कारण से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर शो करता है, एक्टिविटी को लो कर देता है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। दूसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहां पर इनहिबिटर्स का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के समान नहीं होता है। इसी कारण से यहाँ पर इस अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होंगे इनहिबिटर्स, ये जो आपका इनहिबिटर्स है, ये इनहिबिटर्स आपके इस सबस्ट्रेट, इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करेंगे। जैसे एलोस्टेरिक साइड से ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड किया तो क्या होगा, इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में बदलाव ला देंगे, जिस कारण से सबस्ट्रेट अब इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। कारण क्या है कि दे ऑक्यूपाई डिफरेंट साइट ऑन द एंजाइम, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स का स्ट्रक्चर इन केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डिफरेंट होता है। इसीलिए इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ उस एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए compete नहीं करते हैं। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे और इसका एक पार्ट में और लाऊंगा, उसमें खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।